बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इन दिनों हम 12th फिजिक्स में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम 2017 में पूछे गए कुछ फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न चित्र में संधारित्रों के जालक्रम में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, यानी पूरा जो सर्किट है, पूरा परिपथ है, उसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। आपसे पूछा गया संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र सी है, इसकी धारिता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं। तो इन दोनों संधारित्र को अगर देखें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन दोनों को देखें तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में देख करके निकालते हैं, इनको समांतर क्रम में। तो इन दोनों संधारित्र का समतुल्य प्रतिरोध अगर C1 लिखें तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1/6 प्लस 1। ये श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होते हैं तो होता है C इक्वल टू C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो C1 की जगह 6 है, C2 की जगह 1 है, तो 6 गुणे 1/6 प्लस 1। ये C1 इक्वल टू हो जाता है 6/7 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह एक संधारित्र केवल इस तरह से लगा देते हैं, ये हो जाता है कितना, 6/7 माइक्रोफैरड। और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम के लिए अगर C2 लिखें इन दोनों के लिए तो C2 इक्वल टू क्या हो जाता है, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड इक्वल टू क्या हो जाता है, 14 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह एक संधारित्र ऐसे लगा देते हैं, इसका मान कितना रख देते हैं, 14 माइक्रोफैरड। ये हो गया 14 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो इसको लिखेंगे C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े होने का डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो 6/7 प्लस 4, और यहाँ से करेंगे आप तो 6/7 प्लस 28/7 हो जाएगा। ये हो गया 34/7। ये दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 34/7, तो इसको हटा देंगे और ये हो जाएगा 34/7 माइक्रोफैरड। ये हट गया। अब ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण इसका क्या हो जाएगा, इसको C4 लिखते हैं। तो C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 14/8 धन 14, क्या हो जाएगा, 14/112 बटा 14/8 22, और इसको लिख सकते हैं आप 56/11। तो इन दोनों की जगह केवल एक लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 56/11 माइक्रोफैरड। ये समाप्त हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखिएगा, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका हल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं C5 इक्वल टू 1 गुणे 34/7 प्लस 1 धन 34/7। यहाँ से क्या हो जाएगा, 34/7 बटा 41/7। ये 7 से कटेगा, बचेगा 34/41। तो इन दोनों की जगह केवल एक रख देते हैं, कितना आएगा, ये 34/41। 34/41। अब ये दोनों समांतर क्रम में जो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो इसको लिखेंगे C6। क्या हो जाएगा, C6 इक्वल टू 56/11 प्लस 34/41। इसको आप हल करेंगे तो आएगा आपके सामने C6 इक्वल टू, इस पूरे को हल करेंगे तो आएगा 5.92 माइक्रोफैरड। ये इतना अगर हल करेंगे तो C6 इक्वल टू इतना आ जाएगा।
अब ये इन दोनों की जगह केवल एक रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं इस तरह से। अब केवल ये और ये दोनों रह गए। इसका मान कितना है 5.92। ये इस तरह से ए से चल करके यहाँ पहुँचा और यहाँ पर बी पर पहुँच गया। तो अब ये C और ये 5.92 माइक्रोफैराड किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको श्रेणी क्रम में निकालने के लिए रिजल्टेंट C7 इक्वल टू लिखेंगे C इंटू 5.92 बटा C प्लस 5.92 ये। और C7 A और B के बीच का जो धारिता है वो 1 है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा C7 की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा C इंटू 5.92 बटा C प्लस 5.92। इसको करेंगे तो आएगा आपका C प्लस 5.92 इक्वल टू 5.92 C। ये C उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा 5.92 इक्वल टू 5.92 C माइनस C। ये हो जाएगा 5.92 इक्वल टू 4.92 C। और यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा 5.92 अपान 4.92 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। ये आंसर बन के आएगा। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे, क्रमशः दो दो संधारित्र को लेकर के समतुल्य संधारित्र निकालते हुए इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये आपका आंसर बनेगा। अगला सवाल आपका है, एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक लैंप है जिस पर लिखा हुआ है 50 वाट और 100 वोल्ट। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। ये जानते हैं 100 का स्क्वायर अपान P 50, ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे 50, ये हो गया 200 ओम। अच्छा, तो ये लैंप का प्रतिरोध निकल गया। और लैंप में धारा कितना बह सकती है उसको देखते हैं। तो आप लिखते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ से P है 50 वाट, V है 100 वोल्ट और I धारा है, तो I इक्वल टू क्या आ सकता है यहाँ पर 50 बटे 100 यानी 1/2 एम्पियर। ये धारा हो गई। इतनी धारा ये सह सकती है। यह धारा I इक्वल टू वह प्रतिरोध V 200 वोल्ट बटा इम्पीडेंस Z। इम्पीडेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब लैंप के साथ एक कैपेसिटर जोड़ा जा रहा है। तो जब लैंप के साथ कैपेसिटर जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर प्रतिरोध नहीं इम्पीडेंस लिखेंगे। तो इम्पीडेंस Z इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा Z इक्वल टू 200 बटा 1/2। धारा I का मान 1/2 है, तो यहाँ से क्या आ जाता है Z इक्वल टू 400 ओम। और ये Z इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। और ये हो गया Z की जगह 400 का स्क्वायर कर लीजिए और ये R की जगह करिए 200 का स्क्वायर और प्लस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके सामने 16 पर 4 जीरो माइनस 4 पर 4 जीरो इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1,20,000 बराबर 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब ओमेगा को आप लिखते हैं 2πn। क्या लिखते हैं 2πn। तो 1,20,000 इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 2 इंटू 3.14 2 पाई इंटू n 60 फ्रीक्वेंसी है और इंटू C का होल स्क्वायर। ये आ गया इतना। अब यहाँ से आप लिखेंगे C स्क्वायर इक्वल टू
1/2 गुणे 3.14 गुणे 60 का होल स्क्वायर इंटू 1,2,0,0,40। ये सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 गुणे 3.14 गुणे 60 गुणे अंडर रूट, ये हो गया 100 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3। अब यहाँ से आप इसको हल करेंगे 7.66 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, या इसको कहेंगे C इक्वल टू 7.66 माइक्रो फैराड। ये आंसर बन के आएगा आपका। तो आपको ये हल करना है, इसको हल करके आप देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 3 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखते हैं E इक्वल टू V प्लस आई आर। जब परिपथ खुला हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में I क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। खुले परिपथ के लिए I क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाता है? V प्लस 0 इंटू आर, यहाँ से हो जाता है E इक्वल टू V। यानी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वहीं जो होगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और जब परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में E इक्वल टू क्या लिखेंगे? V प्लस आई आर लिखेंगे। अब E का मान आपके सामने दिया गया है 1.9 वोल्ट। जब परिपथ खुला हुआ है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर यहाँ पर 1.9 है, तो यहाँ पर 1.9 लिख दिए। अब E का मान 1.9 लिख दिए और V का मान I इंटू 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है प्लस I इंटू आंतरिक प्रतिरोध R है। जब परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वहाँ पर V इक्वल टू क्या आ जाता है? 1.5 और R इक्वल टू क्या है? 3 ओम। तो V बराबर आई आर के हिसाब से V का मान 1.5 हो गया और I गुणे क्या हो जाएगा? 3। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5/3, यहाँ हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से I का मान रखते हैं तो 1.9 इक्वल टू 0.5 गुणे 3 प्लस 0.5 गुणे R। यहाँ से क्या हो जाता है? 1.9 इक्वल टू 1.5 प्लस 0.5 R। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.9 माइनस 1.5 बराबर 0.5 R। तो यहाँ से R हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो यह जाएगा 0.4/0.5, ये हो जाएगा 4/5 और इसको लिखेंगे 0.8 ओम। तो ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया 8 ओम और धारा का मान जो होगा वो 0.5 एम्पियर होगा। सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट आप देख लिए हैं। तो यहाँ से आपका ये सवाल बन गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चित्रानुसार ए सेमी भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? A है, A है, A है और A है। और इस तरह से अगर इसको मिलाएं इस तरह से, ये विकर्ण इसका पूरा a√2 होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? a/√2। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर रखा गया -2 कूलाम, यहाँ पर -q कूलाम और यहाँ पर +2 कूलाम और यहाँ पर प्लस कूलाम, 1 कूलाम। अब यहाँ पर आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम इसके कारण E1 लिखिए तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2q/a/√2 का होल स्क्वायर।
इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, और ये हो जाएगा 4Q अपॉन A स्क्वायर। अच्छा, अब इसके कारण अगर देखें तो ये -Q है और ये -2Q था, तो इसके कारण इसका आधा हो जाएगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। तो ये हो गया E1 और ये हो जाएगा E2। तो E2 इक्वल टू क्या आएगा, इसी का आधा आ जाएगा, तो E2 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। अब E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 का मान ज़्यादा है तो परिणामी क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, और इसका मान होगा E1 माइनस E2 अगर लिखते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, घटाएंगे तो आ जाएगा 2Q अपॉन A स्क्वायर। अब 2Q अपॉन A स्क्वायर देखिएगा, ये जैसे ये वाला बिंदु इधर है तो इधर की तरफ E1 माइनस E2 हो गया, और इसका मान हो गया 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से इसके कारण अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इसको लिखेंगे E3 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A बाई √2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा E3 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 4Q अपॉन A स्क्वायर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, ये हो गया E3, और E4 Q के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये प्लस है तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा E4। तो E4 क्या होगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2Q है, तो इसके कारण जितना होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। तो E4 इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। अब परिणामी क्या आएगा, ये वाला E3 ज़्यादा है तो परिणामी E3 की दिशा में होगा, तो इधर की तरफ परिणामी होगा, तो इसको इधर की तरफ इस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा E3 माइनस E4। इसका मान भी उतना आएगा, कितना, E3 माइनस E4 अगर करते हैं तो हो जाता है 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू एक ही बराबर, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही बराबर है। जब दोनों एक ही बराबर हैं तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, इनके बीचों बीच से होकर जाएगा। अगर हम इसको A माने, इसको O माने, इसको B माने, तो AOB जो कोण होगा उसके बीचों बीच से होकर के जाएगा परिणामी, और परिणामी का मान क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो परिणामी आप लिखेंगे E इक्वल टू अंडर रूट में E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर प्लस E3 माइनस E4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और इसको जब आप हल करेंगे तो E1 माइनस E2 को ये लिखेंगे, E3 माइनस E4 को ये लिखेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। तो E इक्वल टू आपके सामने बन के आएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। तो क्या हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2 इंटू अंडर रूट 2Q अपॉन A स्क्वायर। ये आंसर बन के आएगा, और इसकी दिशा आप क्या देख रहे हैं, AOB जो एंगल है उसके बीचों बीच से होकर के जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य का दूरस्थ बिंदु 2 मीटर की दूरी पर है, उसे कितनी क्षमता व किस प्रकृति के लेंस चश्मे में लगाना चाहिए ताकि वह अनंत पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। वो कहाँ देखना चाहता है, इन्फिनिटी पर देखना चाहता है, और कहाँ देख सकता है, 2 मीटर की दूरी पर। तो 2 मीटर की दूरी पर जहाँ देख सकता है चश्मे द्वारा वहीं पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर, या इसी को लिख देंगे 200 सेंटीमीटर, और U इक्वल टू कहाँ देखना चाहता है, कहाँ वस्तु है, इन्फिनिटी है, और F इक्वल टू आपको निकालना है।
तो 1/f इक्वल टू लिखेंगे 1/v 2 मीटर माइनस के साथ और प्लस 1/∞। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू ये यहाँ पर आप 200 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा -1/200। चूँकि क्षमता निकालनी है तो यहाँ पर मीटर पर ही रख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f मीटर में ये चीज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि 200 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। ये P का मान हो गया। और चूंकि माइनस में आया है तो इसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 0.2 मिमी चौड़ी झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर देखा जाता है। यदि पर्दा झिर्री से 2 मीटर दूर हो तथा केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है तो प्रयुक्त प्रकाश तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है कैपिटल D, पर्दे से झिर्री की दूरी ये है 2 मीटर, 2 मीटर और लैम्डा आपको निकालना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 5/2 मिमी या इसी कहेंगे 5×2×10⁻³ मीटर। ये इसको आप लिखते हैं W इक्वल टू। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, जैसे यहाँ पर पर्दा होता है, यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया ये सेंट्रल उच्चिष्ट है और इसके एक तरफ ये 5 मिमी और दूसरी तरफ भी 5 मिमी है। तो दोनों मिलाकर के केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई हो जाएगी वो 5 × 10 मिमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप W इक्वल टू लिखते हैं 2 D लैम्डा अपॉन D। यहाँ पर D क्या है? D है झिर्री की चौड़ाई। तो W इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 × 10⁻³ इक्वल टू 2 × D का मान 2 मीटर इंटू लैम्डा अपॉन झिर्री की चौड़ाई है 0.2 मिमी या इसी को लिखेंगे 10⁻³ का गुणा करके मीटर। ये हो गया। यहाँ से लैम्डा आपको निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 × 10⁻³ इंटू 0.2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 2। ये दोनों कर गए, यहाँ पर 0.1। ये क्या हो गया 5 × 10⁻³ × 10⁻³ 3 सॉरी 5 × 10⁻³ -3 × 10⁻³ × 10⁻⁻1। ये हो गया 5 × 10⁻⁻7 या इसी कहेंगे 5000 × 10⁻⁻10 मीटर या इसी कहेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर बन के आया। तो इस तरह से हमने आज 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में हम फिर एक बार यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।